Hello everyone. Today the topic for discussion is sampling method. आज जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं बेसिकली उसे हम कह रहे हैं प्रतिचयन पद्धति। तो आज का स्टूडेंट्स मेरा जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है टू माय हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जिनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है मटेरियल ढूंढने में, और ये प्रतिचयन पद्धति उसके प्रकार इन सारी चीज़ों पे उनके पास मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हैं। तो इस लॉकडाउन में भी और आगे भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और जैसा भी हो आपका इनपुट्स मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रतिचयन पद्धति, दैट इज़ द सैम्पलिंग मेथड। तो ये प्रतिचयन पद्धति है क्या? तो किसी भी अनुसंधान की प्रतिचयन पद्धति के अंतर्गत अनुसंधान से संबंधित समग्र दैट इज़ यूनिट के विशिष्ट अंगों को ही प्रतिनिधि बनाकर और उस प्रतिनिधित्व के आधार पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। तो हम जो ये यूनिट बना रहे हैं, जो समग्र बना रहे हैं, जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो जो सिलेक्शन है उस पॉपुलेशन में जो हम यूनिट सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमारे पूरे रिसर्च को वो रिप्रेजेंट करता है। वो जो हमारा यूनिट जो हमने लिया है उसको जो सिलेक्ट किया है, और उसके उसके चयन पे ही हमारा बेसिकली जो रिसर्च है ओवरऑल वो डिपेंड करता है कि किस तरह से हमने उसे सिलेक्ट किया है, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, आगे मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमें एक वो करना है, सैंपल लेना है एक उद्योग का। हमने वहाँ पे 2000 श्रमिक काम कर रहे हैं और उनकी हमें आर्थिक स्थिति को स्टडी करना है, अध्ययन करना है। तो उनकी आर्थिक स्थिति को स्टडी करने के लिए हमने मान लीजिए उनमें से 200 श्रमिकों का चयन किया, और उन 200 श्रमिकों का जब हम चयन करते हैं तो उन 200 श्रमिकों से जो हमें डेटा मिलता है या जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है आर्थिक स्थिति के बारे में ओवरऑल उस इंडस्ट्रीज़ में जितने श्रमिक हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो हमें डेटा मिलेगा, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो 100% वो रियल हो या 100% वो फैक्चुअल हो और सत्य हो। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा उस इंडस्ट्री के बारे में, वहाँ के जो मज़दूर हैं उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो डिपिक्ट करेगा उनके जो जो वहाँ पे एग्जैक्ट सिचुएशन है, कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसकी स्पष्टता को हम उसमें से नहीं निकाल सकते। ये एक इसमें जो है इसकी अपनी लिमिटेशंस है। और आप सब उसके बाद हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो सैम्पलिंग मेथड है इसका इसका क्या इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका क्या महत्व है। जैसा कि महत्व में हम ये भी देख सकते हैं कि भारत में नेशनल सैम्पल सर्वे है, तो वो नेशनल सैम्पल सर्वे चीज़ों का आकलन करती हैं, देखती हैं कि किस तरह से जो है सर्वे हो रहे हैं, आगे भी होते हैं। तो पहला हम इम्पॉर्टेंस जो देख रहे हैं इसमें सैम्पलिंग के मेथड में, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है इस सैम्पलिंग मेथड का, प्रतिचयन पद्धति का जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है वो है कि इसमें समय और श्रम की बचत होती है। तो आपको पता है कि समय सबके पास लिमिटेड है, और श्रम जो है मेहनत जो है कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायरमेंट है, हमारे पास टाइम नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, और रिसर्चर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, उसमें वो सारा काम करना चाहता है। तो उस गिवन द कंस्ट्रेंट उसे अपनी जो रिसर्च है उसको पूरा करना होता है, तो ये बहुत ही उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। दूसरा है धन की बचत है, और आर्थिक जो है वो उसके पास संसाधन नहीं है और लिमिटेड है, तो इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है कि उसे कुछ यूनिट का चयन करना है जिसके थ्रू वो अपने जो मैक्सिमम जो है डिडक्शन कर सकता है रियलिटी का। फिर तीसरा है विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। चौथा है वैज्ञानिक पद्धति, क्योंकि आज के दौर में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, तो क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है कहीं ना कहीं उसके लिए हमें डेटा, आंकड़े चाहिए। तो आंकड़े हमारे पास आएंगे कहाँ से, और गिवन द कंस्ट्रेंट्स हमें उन आंकड़ों को एक सही जगह से लेना, रिलायबल जगह से लेना, उसकी स्पष्टता हो, उसको वो उपयोगी हो, ये सारी बातों को हमें एक रिसर्च जब हम करते हैं हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर परिणामों की परिशुद्धता,
परिणामों की परिशुद्धता कितना, उसकी हम रिलायबिलिटी जो है, उसकी एक्यूरेसी जो है, हम कितना असर्टेन कर पाएंगे इस मेथड से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहीं बहुत हद तक ये मेथड जो है सैम्पलिंग मेथड, उसमें हमें हेल्प करता है। और इस पूरे सैम्पलिंग मेथड में पूरे प्रतिचयन पद्धति जो है उसमें हम ओवरऑल ये देखते हैं कि एक छोटी सी इकाई, कोई भी एक छोटी सी इकाई से पूर्ण वास्तविकता का ज्ञान हो जा रहा है हमें। तो प्रतिचयन पद्धति इस तरह से हमें हेल्प करती है। अब हम आते हैं ये प्रतिचयन पद्धति के जो प्रकार हैं। तो मेन जो इसका वो जो डिस्टिंक्शन है, सबसे पहला तो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हिंदी में हम इसे कहते हैं संभाव्यता प्रतिचयन, प्रोबेबिलिटी को, और एक हिंदी में नॉन प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं असंभाव्यता प्रतिचयन। अब इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इनको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि क्या दोनों में डिफरेंस है। तो जिसमें प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं, जिसमें संभाव्यता मतलब कि समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन का अवसर होता है, इसमें संयोग होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर 100 इकाइयाँ हैं तो 100 में से जो जितनी इकाइयाँ हैं उसका जो इकाइयाँ हैं उनके जो संयोग हैं, उन 100 इकाइयों के इक्वल संयोग हैं उनके सिलेक्ट होने के। ज़रूरी नहीं कि सारे सिलेक्ट होंगे, लेकिन संयोग तो है, प्रोबेबिलिटी तो है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। किसका नहीं है, किसका है वो हम नहीं माप रहे, पर हम यहाँ पे संयोग देख रहे हैं, क्या चांसेस बनते हैं। अब दूसरी तरफ हम जब नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो नॉन प्रोबेबिलिटी में संयोग नहीं बनते हैं, इक्वल चांसेस नहीं बनते हैं जो यूनिट्स हैं उनके सिलेक्ट होने के। अब हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसमें हम उनके फर्दर सब डिविजन्स की बात हम कर लें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जिसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं, उस संभाव्यता प्रतिचयन का सबसे पहला जो प्रकार है वो है दैव प्रतिचयन, दूसरा है व्यवस्थित प्रतिचयन, तीसरा है स्तरीकृत प्रतिचयन। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पहला, दूसरा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, असंभाव्यता प्रतिचयन, तो उसके क्या क्या टाइप्स हैं। पहला तो है सुविधा अनुसार प्रतिचयन, दैट इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग, दूसरा है विचारानुसार प्रतिचयन, दैट इज़ जजमेंटल सैम्पलिंग, तीसरा है पर्पसिव जिसे हम कहते हैं उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, पर्पसिव सैम्पलिंग दैट इज़ उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। तो ये स्टूडेंट्स ये कैटेगराइजेशन है, प्रतिचयन पद्धति क्या है। और इस वीडियो से पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया है कि सैम्पल क्या होता है, गुड सैम्पल डिज़ाइन क्या होते हैं, और एक गुड सैम्पल डिज़ाइन में क्या मेन फीचर्स होने चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करने से पहले, और वो क्या किस तरह की हमें रिज़ल्ट दे सकता है। तो ये आपका आज का हमारा डिस्कशन है सैम्पलिंग मेथड के। ठीक है, प्रतिचयन पद्धति के, प्रतिचयन पद्धति क्या है, प्रतिचयन पद्धति के कितने प्रकार हैं, और प्रतिचयन पद्धति के जो 2 प्रकार हैं उसमें और फर्दर कैटेगराइजेशन क्या है। अब इन फर्दर कैटेगराइजेशन के फर्दर डिबेट्स के अंदर इनके जो फर्दर कैटेगराइजेशन और इसके एग्जांपल्स उदाहरण के साथ मैं आपको नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं ये आपके साथ डिस्कशन करूंगी कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो 3 टाइप्स हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी में जो 3 टाइप्स हैं, इन तीनों में क्या अंतर है, कौन सा बेटर है, कौन हम ज़्यादा हमें रिज़ल्ट दे सकता है और हमें किसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर हियरिंग मी, और ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो प्लीज़ आप अपने इनपुट्स मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा एंड आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। सो थैंक यू एंड आई विश यू अ गुड डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।